during enthalpy change during dissolution, or you can say that when 1 mole of solute is dissolved in specified amount of solvent. To get the solution. एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हमने 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ऐड कर दिया, सो दैट वी विल गेट द सॉल्यूशन. इट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. हम आमतौर पे अपना NaCl लेके आते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं, एंड यू आर गेटिंग द एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaCl. तो यहाँ पे जो भी डेल्टा H होगा वो रहेगा हीट ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी चेंज फॉर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन. So aqueous solution of NaCl is prepared, and in that case delta H for this dissolution process is 4 kilojoule per mole. मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे. 4 किलोजूल पर मोल. यहाँ पे एंथैल्पी चेंज जो है उतना नहीं दिखेगा, लेकिन मैंने जो कंपाउंड दिया था आपको कैल्शियम कार्बोनेट, वो बहुत ही मतलब हाईली एक्सोथर्मिक है. इससे कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तो वहां पे इफेक्ट भी देखने को मिलेगा. ये 4 किलो जूल जो है ये कब मिलेगा आपको? व्हेन 58.5 ग्राम्स. ये 58.5 क्यों बोल रहे सर? ऐसा वैसा कैसा बोल रहे आप? 45 क्यों नहीं बोला? 10 ग्राम क्यों नहीं बोला? बिकॉज 1 मोल ऑफ NaCl का मास कितना होगा? तो दैट इज इक्वल टू मोलर मास, एंड दैट इज 58.5 ग्राम पर मोल. तो इतना जब डाल दोगे तो यू विल गेट 4 किलो जूल हीट इज प्रोड्यूस्ड और एब्सॉर्ब ड्यूरिंग दैट प्रोसेस. सो डेल्टा H यहाँ पे देखिए 4 किलोजूल प्लस में लिखा है मैंने, मतलब क्या हो गया? दिस इज एंडोथर्मिक कंपाउंड. यहाँ पे हीट इज एब्सॉर्ब. वही कैल्शियम कार्बोनेट कर लेते तो वहां पे माइनस साइन आता था और वैल्यू भी चेंज होता है. ना इसको पानी में डालने के बाद में इतना जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसके 2 कंपोनेंट्स रहेंगे. एक तो इसके कैटायंस और एनायंस का बन जाना पहले, एंड देन दीज आयंस गेट हाइड्रेटेड. दीज आयंस विल गेट हाइड्रेटेड. तो इन दिस वे ये क्रिस्टल है आपका, सॉलिड है, लैटिस भी बोलते क्रिस्टल को. तो ये लैटिस एनर्जी होगा. इस कैटायन और एनायन को अलग करना पड़ेगा पहले, बिकॉज दिस इज आयोनिक सॉलिड. ये कौन सा है? आयोनिक सॉलिड है. तो इसको पानी में डालते से इसके एनायंस और कैटायंस जो है पहले अलग हो जाएंगे, एंड देन दे विल गेट हाइड्रेटेड. मतलब 2 प्रोसेस एक साथ हो रही है. इसको पानी में डालने के बाद डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं बन रहा हमारे सोल्यूशन में पहले इसके दोनों आयन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. वन थिंग. सेकंड थिंग, after that these ions will get hydrated by the water molecules, and finally you will get the solution. तो यहाँ पे इनको अलग करने में जो भी एनर्जी चेंजेस है वो रहेंगे. दूसरा, जब वाटर मॉलिक्यूल उस आयन के सराउंडिंग में आ जाएगा, फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव, दैट विल बी सराउंडेड बाय द 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, देन दैट विल बी द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ दैट आयन. उस आयन का हाइड्रेशन हो गया. Cl नेगेटिव आयन विल बी सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल. इन दैट केस अब एक आयन के आसपास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ गया, दूसरा आयन है उसके आसपास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है. तो अब ये कैटायन और एनायन एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, एक दूसरे से अलग रहेंगे.
मतलब वाटर क्या कर रहा है कि इन आयंस को आजू बाजू से सराउंड बना देगा, एक शील्ड बना देगा, तो इनका फिर से कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो सोल्यूशन में वो नीचे नहीं बैठेगा, नहीं तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। कैसे नहीं बैठता नीचे मैंने बताया, इसके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन अलग हो गए पहले, तो उसमें जो भी एनर्जी चेंजेस हो गए वो हम कंक्लूड करेंगे इसमें लैटिस एनर्जी बोलेंगे उसको। नाउ दीज आयंस में कंबाइन टुगेदर बिकॉज दीज आर द अपोजिट आयंस, लेकिन वो एक दूसरे से कंबाइन नहीं होते। क्यों नहीं होते? तो बिकॉज दीज आयंस गेट हाइड्रेटेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इन दैट केस सच आयंस विल नॉट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, मतलब वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। एक तो लैटिस एनर्जी होगा और दूसरा होगा कैटायन और एनायन का हाइड्रेशन, मतलब उसके आजू बाजू में प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा वाटर का, एंड इन दैट केस सच कैटायन विल नॉट कंबाइन विथ पर्टिकुलर एनायन विच इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे डेल्टा H फॉर ए सोल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा H फॉर लैटिस एनर्जी बोलेंगे इसको, और प्लस डेल्टा H फॉर हाइड्रेशन। यहाँ लैटिस एनर्जी क्या होगा? Energy required to separate और दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी जो है energy associated with hydration of ions of the salt। तो ये दो कॉन्ट्रीब्यूशंस आएंगे हीट ऑफ सोल्यूशन में, लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। HYD लिख सकते हैं, LATT लिख के छोड़ सकते, लेकिन आप लिख रहे हैं पहली बार तो पूरा लिखना चाहिए, नहीं तो LATT क्या है तो बोले LATT होता है और कुछ नहीं। भैया लैटिस एनर्जी है और वो हाइड्रेशन एनर्जी है। ओके, ऑल दिस थिंग्स आर ओवर। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो बॉन्ड एंथैल्पी से है। देखिए 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन। नाउ दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ आइटम्स। खास तौर से हम कोवैलेंट सॉलिड्स की, कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मीथेन है मेरे पास में, तो उसके अंदर 4 बॉन्ड्स है, सिंगल मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 बॉन्ड्स, तो 1 मोल में तो पता नहीं कितने बॉन्ड होंगे, 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, इतने सारे बॉन्ड्स है। उन सबको ब्रेक करना है आपको, उन सबको ब्रेक करके, हमने कल भी किया था मीथेन का एटोमाइजेशन जब किया था आपने, तो क्या किया था कि चारों हाइड्रोजन उससे अलग कर दिया, कार्बन को अलग कर दिया, एंड टोटल एनर्जी जो लिखा था वो था 1660 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं हम, उसके लिए जो एनर्जी चेंजेस रहेंगे ड्यूरिंग ब्रेकिंग और डिसोसिएशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल इनटू आइटम्स, सिर्फ बॉन्ड ब्रेक करने हैं हमको, उस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगा दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी।
देखिए फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जो है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन विच हीट इज इवॉल्व। जब बॉन्ड दो आइटम्स एक जगह पे आके बॉन्ड बनता है उनके बीच में, तो वहां पे वो हीट इज इवॉल्व, सो इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम, जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी इज सप्लाइड, दैट एनर्जी इज सप्लाइड एंड दैट इज यूज्ड टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर बॉन्ड, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। अब किसी रिएक्शन की बात करते हैं तो व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक सीधा सादे वर्ड्स में बताना है तो इन विच ओल्ड बॉन्ड्स अंडरगो ब्रेकिंग, जो रिएक्टेंट होते हैं उसके अंदर के सम बॉन्ड्स अंडरगो ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ प्रोडक्ट। व्हेनेवर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। रिएक्टेंट का क्या होता है ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्टेंट में के सम ऑफ द बॉन्ड्स अंडरगो ब्रेकिंग, कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो दोनों मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड जो प्रोसेस है दैट इज एसोसिएटेड विद द हीट चेंजेस और द एनर्जी चेंजेस एंड दे आर कंक्लूडेड एज बॉन्ड एंथैल्पी। कंक्लूजन क्या है, आइदर मेकिंग ऑफ बॉन्ड or breaking of bond is associated with the some energy changes and these energy changes are noted as बॉन्ड एंथैल्पी। किसी बॉन्ड को ब्रेक करने में आमतौर पे ब्रेकिंग एनर्जी इज बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं हम, साइन चेंज कर दो तो फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास में है 1 मोल ऑफ ए गैसियस कंपाउंड, फिर से गैसियस ही लेंगे हम। इसके पहले एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में भी हमने गैसियस कंपाउंड क्यों लिया, बिकॉज गैसियस कंपाउंड्स में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो वेरी वेरी वीक वंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं हम उनको, दैट आर वेरी वीक एंड दैट आर नॉट टू बी कंसीडर्ड इन एनर्जी चेंजेस एंड दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग द गैसियस कंपाउंड। सो 1 मोल ऑफ गैसियस कंपाउंड में से आपको एक पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते वक्त, during breaking of a particular bond in 1 mole of gaseous compound, some energy changes will take place and these energy changes are called as bond enthalpies. So this is the energy associated with the breaking of bond particularly. The enthalpy change during breaking of particular covalent bond in 1 mole of gaseous compound. जहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात होती है तो इसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, यहाँ थर्मोडायनामिक्स में है तो वी आर सेइंग इट इज ए बॉन्ड एंथैल्पी। आमतौर पे बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, जितना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है उतना बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मतलब उसको ब्रेक करने में उतना ज्यादा एनर्जी लगता है। बॉन्ड एनर्जी कम है तो बॉन्ड इज वीक बॉन्ड एंड दैट कैन बी ब्रोकन इजीली, सो दैट इज द मीनिंग बिहाइंड दैट बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी, दिस इज नथिंग बट द बॉन्ड एनर्जी। लेकिन यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में हमको एनर्जी की जगह पे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट कंसीडर कर रहे हैं तो दैट विल बी एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। एक पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेक करना है डायटोमिक मॉलिक्यूल में का और उनको अलग करना है तो दैट विल बी द एटोमाइजेशन, सेपरेशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज एटोमाइजेशन। सो दैट इज एटोमाइजेशन। लेकिन पॉलीएटॉमिक में
पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में सो वहां पे एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड कंसीडर होता है, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज एन बॉन्ड एंथैल्पी, अदरवाइज दैट इज अ बॉन्ड एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डायटोमिक में. सो देखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी का एक आधा एग्जांपल ऐड करेंगे हम यहाँ पे. अभी यहाँ सारे बॉन्ड्स मेरे को दिखाने पड़ेंगे. दिस इज अ वाटर, बट दिस वाटर इन लिक्विड स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो दैट शुड बी इन गैसियस. कितना लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, 1 मोल, मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देयर. अब इसके दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से अलग करना है, एंड देन ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा. सो इसको जब मैं ऐसे करूंगा तो सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया मैंने. पहला HOH में का OH बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया, एंड दैट टेक्स 499 किलो जूल पर मोल. यहां पे एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया मैंने दो में से. इधर का करो, दोनों आइडेंटिकल है. एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया मैंने ये वाला, तो एक हाइड्रोजन अलग हो गया, 499 किलो जूल पर मोल लगेगा. अभी मेरे पास दूसरा बॉन्ड है ये वाला, इट इज टू बी ब्रोकन डाउन. So this is dissociation or breaking of two OH bonds in water molecule, and यहाँ पे जो एनर्जी लगेगा that will be 428 kilojule per mole. 428 kilojule per mole for breaking of second OH bond. थोड़ा कम लगेगा, प्रीवियसली 500 था, 499 मीन्स 500 किलोजूल, क्योंकि ये बॉन्डेड सिस्टम है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो इसमें से किसी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो ज्यादा एनर्जी लगेगा. नाउ दिस इज आयोनिक स्पेसीज हो गया हमारे हिसाब से, तो कोई अनस्टेबल तो होगा नहीं, बिकॉज इसका वैलेंसी फुलफिल नहीं हो रहा है. सो इन दैट केस सम लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, एंड दैट इज 428 kilojule per mole. Now if you add these two, what will happen? ये दो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस है मेरे लिए, जिसमें फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन along with that enthalpy change and all these things are balanced. So if you add these two, then ये OH और ये OH ब्रेक कर दिया हमने, मतलब कैंसिल कर दिया. अब मेरे पास में है H2O in gaseous state, and that gives 2 hydrogen gaseous atom plus. So total energy जो हो गया, दो बॉन्ड ब्रेक किया आपने, दो OH बॉन्ड ब्रेक कर दिया, टोटल एनर्जी कितना हो गया, 500 और 2 700, राइट. 5 और 4 900 हो गया, 27 927. तो ये 927 किलो जूल जो है इकट्ठा लग रहा है आपको. कितने बॉन्ड ब्रेक कर दिया आपने, 2. तो एवरेज क्या हो गया, 2 OH बॉन्ड ब्रेक कर दिया मैंने. एक यहाँ पे पहली स्टेप में 499 और दूसरी स्टेप में दूसरा OH बॉन्ड ब्रेक कर दिया, 428 किलो जूल एनर्जी लग गया. ओवरऑल दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी 927 किलो जूल पर मोल. सो अब मैं इस पर से कितने बॉन्ड ब्रेक किया, 2 OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. सो आई विल राइट एवरेज OH bond enthalpy is equal to how many bonds,
सो दिस विल गिव यू द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड, तो हो जाएगा 450 प्लस 13.5, 463.5। सो यहाँ तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड ब्रेक कर दिया। मैं मीथेन का यदि कर दूं तो वहां 4 बॉन्ड आएंगे, और चारों ब्रेक करने के लिए टोटल एनर्जी हमने लिखा था कल 1660 किलो जूल लिखा था। 4 बॉन्ड ब्रेक किया था। व्हेन यू डिवाइड इट बाय 4 देन यू विल गेट एवरेज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी। तो अब इसकी जरूरत क्या पड़ गई हमको बीच में? बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी ऐसे कैसे बीच में आ गया? आ गया होगा, देखते हैं उसको क्यों लाए हमने बीच में। Okay, all these things are over. Okay. Enthalpy change during atomization of CH4 gas 1 mole of कर देते हैं। ठीक है। सो पूरा एटोमाइजेशन, चारों हाइड्रोजन एक दूसरे से अलग कर दिया हमने। एग्जांपल के तौर पे ये लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा H जो लिखा था हमने कल एटोमाइजेशन में 1660 किलो जूल पर मोल। तो ये तो ठीक है, ओवरऑल 4 हाइड्रोजन आपने कार्बन से डिटैच कर दिया है और टोटल एनर्जी चेंज जो है वो 1660 किलो जूल पर मोल लग रहा है आपको। अब सेम कैन बी कैरिड आउट। देखिए चारों एक साथ तो ब्रेक नहीं करते हम, 1 बाय 1 एक एक बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। फॉर एग्जांपल सी हियर, स्टेप 1, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया मैंने। ऑल दीज आर गैसियस। इसके लिए कुछ एनर्जी लगेगा, बाद में इसको नीचे लेके आ जाते हैं ये CH3 को। अब इसको ऐसा लिखते हैं, ये मेरा स्टेप 2 होगा। 4 अलग अलग स्टेप्स में करेंगे हम। अब ये CH2 हो जाएगा ये अब, और एक हाइड्रोजन अलग। इसमें डेल्टा H2 लगेगा। पहले में है 427 किलो जूल पर मोल, बाद में नेक्स्ट वन इज 439। अभी दूसरा बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लग रहा है, 439 किलो जूल पर मोल। स्टेप 3 में चलते हैं। ये गैसियस है, इसको ब्रेक करेंगे। एक के नीचे एक लिखना है आपको, ये कैंसिल करना है बाद में। और एक हाइड्रोजन अलग कर दिया, यहां तो और भी ज्यादा एनर्जी लगेगा। परमोल परमोल पर, ओके। अभी ये CH में से और एक हाइड्रोजन अलग करेंगे। 4 स्टेप में सेम प्रोसेस इज कैरिड आउट। तो यहाँ पे CH ऐसे लिखा तो अच्छा रहेगा। बाद में अब ये की बचा है आपका, ये भी ब्रेक कर देंगे हम।
ओके, डेल्टा H4 जो है दैट कम्स आउट टू 347 किलो जूल पर मोल। अब इन चारों को ऐड करेंगे तो ये CH3, ये CH3 कट, ये CH2, ये CH2 कट, ये CH, ये CH कट। अब फाइनली एक ये रहेगा इधर से और इधर से बचेगा एक कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन। इफ यू ऐड दिस ऑल द 4 रिएक्शंस, ये चारों स्टेप्स को हम यदि ऐड कर देते हैं तो फाइनली आपको ये रिएक्शन मिलेगा। इन चारों स्टेप्स को ऐड करेंगे तो आपका ये CH3 इसके साथ कैंसल, ये CH इसके साथ में, ये इसके साथ में, तो बचेगा क्या, इधर से CH4 बचा है, एक कार्बन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन। तो अब ये रिएक्शन 4 स्टेप में था, ये सिंगल स्टेप में हो गया। अब इस पर से एवरेज निकालना है, तो कितने बॉन्ड ब्रेक किया हमने, 4 बॉन्ड्स ब्रेक किया है। दिस इज अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो 4 बॉन्ड ब्रेक करने में इतना एनर्जी लग रहा है, तो एवरेज जो है वो समवॉट 415 और समथिंग एल्स आएगा। Okay, all these things are over. 7 3 10 19 20 और 26 66 होगा वो, या तो पहला जो वैल्यू है 427, दूसरा 439, तीसरा 452 एंड 4, ओके यहाँ पे 2 है, फिर भी इससे थोड़ा ज्यादा रहेगा, 9 2 11 और 7 18, 18 और 7 25, 65 आएगा ये। So delta H for carbon hydrogen bond is 416, है ना, पॉइंट आएगा, छोड़ दिया हमने, इज अप्रोक्सीमेटली। So in this way polyatomic molecule में average bond enthalpy is considered। तो अभी हमने 2 एग्जांपल्स की, एक वाटर का और दूसरा मीथेन का, जिसमें इंडिविजुअली आपने बॉन्ड्स ब्रेक किया स्टेप बाय स्टेप, हर एक के लिए डेल्टा H अलग अलग था, देन यू सम अप ऑल दीज रिएक्शंस एंड द डेल्टा H वैल्यूज एंड देन यू गो फॉर द एवरेज। तो इसी से रिलेटेड एक चीज और है हमारे पास में, दैट इज योर हेजेस लॉ, या हो जाएगा। तो इसका ऐसा बोलना है कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो होते हैं, दे कैन बी एडेड, दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्ट करना मतलब उसको उल्टा लिखना और डेल्टा H का साइन चेंज कर देना। दे कैन बी रिवर्स, दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड मींस व्हाट, रिएक्शन को उल्टा लिखना है और डेल्टा H का वैल्यू यदि प्लस है तो उसको माइनस करना है, माइनस है तो उसको प्लस करना है। दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिंग दैट इक्वेशन और सब्ट्रैक्टिंग द गिवन इक्वेशन और थर्मोकेमिकल इक्वेशन। दूसरी बात, इस रिएक्शन को मैं 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। दैट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय सुटेबल नंबर्स। सो ये सारा थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का ही है। अब हेजेस लॉ क्या बोलता है कि एक प्रोसेस है, आपने एक सिंगल स्टेप में कर दिया, ये वाले 4 बॉन्ड ब्रेक कर दिया और फाइनली यू आर गेटिंग 1664 किलो जूल पर मोल। नाउ सेम प्रोसेस मैंने नंबर ऑफ स्टेप्स में कर दिया,
4 स्टेप में किया था मैंने, पहला बॉन्ड ब्रेक किया, दूसरा किया, तीसरा किया और चौथा। 4 बॉन्ड ब्रेक कर दिया। चारों बॉन्ड्स के लिए जो वैल्यूज थी डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 एंड डेल्टा H4, ये 4 वैल्यूज थी मेरे पास में। जब मैंने इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, देन 4 इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो इन दैट केस डेल्टा H भी ऐड कर दिया, तो इट इज फाउंड दैट 4 स्टेप्स को आपने जितना मतलब अलग अलग करके किया था उसका डेल्टा H, और एक सिंगल स्टेप रिएक्शन मैंने लिखा था उसका डेल्टा H, दोनों जो है सेम होता है। मींस एंथैल्पी चेंज फॉर ए गिवन रिएक्शन और प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। कितने भी स्टेप्स में करो, जो डेल्टा H है वो रहेगा, whether that process or a reaction is carried out in one step or in number of step. Same thermodynamic process जो है that can be carried out in one step or in number of step. Delta H का जो value है that will not change. Delta H for a reaction or thermochemical equation is independent of number of steps. कितने भी step में कर सकते हैं, whether it is carried out in one step or in number of step. So that is your Hayes' law. The enthalpy change for a reaction is independent of number of steps. Reaction बोलो चाहे process बोलो, दोनों हमारे लिए एक ही है यहाँ पे। Enthalpy change during any process or reaction is independent of number of steps. Whether the change is carried out in single step or in number of steps. किसी भी रिएक्शन का जो भी डेल्टा H वैल्यू रहेगा वो कांस्टेंट होता है। रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H का वैल्यू है अंडर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट वेदर इट इज कैरिड आउट इन वन स्टेप और इन नंबर ऑफ स्टेप्स। एक स्टेप में कर लो तो भी चलेगा, 2 स्टेप में किया तो भी चलता है, सेम। सो पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, 3 स्टेप में कर रहे हैं तो डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 वैल्यूज रहेंगी एंड दैट विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 कर देते आप तो दैट विल बी दी ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर द गिवन प्रोसेस और द रिएक्शन। सो दिस लॉ इज नोन एज Hayes' law of constant heat summation.
सो सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ईच ऑफ दिस स्टेप, पहली स्टेप में डेल्टा H1, दूसरी में डेल्टा H2, तीसरी में डेल्टा H3 एंड सो ऑन करते जाएंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन जब रहेगा तो उसका डेल्टा H विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस फॉर इंडिविजुअल स्टेप्स. एक एग्जांपल ऐड करेंगे फिर रुक जाएंगे. फॉर्मेशन ऑफ NH3 करने जा रहे हैं हम. सो ट्वाइस H2 प्लस N2 और दूसरा स्टेप, दिस इज योर स्टेप 1 and step 2. So these are the two steps for which delta H values are 95.4, 95.4 प्लस में है, और दूसरा जो वैल्यू है -184 किलो जूल पर मोल, ओके 187.6. सो इफ यू ऐड दिस टू, तो इसमें ये जो है N2H4 यहाँ रिएक्टेंट साइड में है और यहाँ पे वो प्रोडक्ट साइड में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. अब देखते हैं ट्वाइस H2 ये वाला और ये वाला ऐड कर दिया मैंने, और इधर में ये दो है और एक ये तीसरा थ्राइस H2 और N2H4 कैंसिल हो गया, एंड यू आर गेटिंग हियर ट्वाइस NH3. तो इसका डेल्टा H जो होगा that will be equal to माइनस, इन दोनों को ऐड करो, 95.4 है एक और दूसरा है -187.6, and that comes out to be -92.4. देखिए यहाँ पर मोल लिखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी मेरे को, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफिकली 1 मोल बन नहीं रहा है, यहाँ तो 2 मोल बन गया, तो मैं लिख नहीं सकता कि भैया वो पर मोल है करके. सो एंथैल्पी चेंज जो है दैट कम्स आउट टू बी -92.2 किलो जूल पर मोल. 92 6 में से दो चाहिए. So thus enthalpy change for a reaction is independent, whether this is carried out in one step or it is carried out in 2 steps or 3 steps, then delta H will be equal to the sum of all the enthalpy changes during each of this step, and this is nothing but the law of constant heat summation. Heat summation मतलब addition of all the enthalpy changes. Okay, यहाँ रुकेंगे. ओके, यहां रुक जाएंगे हम.
देखिए भैया, मैं किसी को मतलब अटेंडेंस के लिए खूब ऐसा बहुत स्ट्रिक्टली तो बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन जो लॉस होगा भैया मेरा कम, जो लोग एब्सेंट है उनका ज़्यादा होगा। ओके बाय प्राजक्ता।